अकबर ने उन्हें समझाया कि बीरबल बहुत सूझबूझ वाला है। उसकी सामयिक सूझ बहुत काम की होती है। मगर उन दरबारियों को लगा कि अकबर अब बीरबल की तरफदारी पर उतर आए हैं। उनमें से एक ने अकबर से कहा, जहांपना, किसी एक दरबारी के लिए कमजोरी पालना बादशाह के लिए उचित नहीं है। बादशाह की नजर में तो सभी दरबारी एक जैसे होने चाहिए। अकबर ने अब और तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। उन्होंने दरबारियों को दूसरे दिन अपने शयनकक्ष में आने को कहा। बादशाह द्वारा शयनकक्ष में बुलाए जाने से दरबारी खुश हो गए। उन्होंने समझा कि अब बीरबल को धकियाकर उसका स्थान लेना आसान हो जाएगा। जब सारे दरबारी दूसरे दिन अकबर के शयनकक्ष के सम्मुख एकत्रित हुए, तब बादशाह अकबर ने उन्हें बारी बारी से अपने शयनकक्ष में आने को कहा। एक दरबारी शयनकक्ष में गया। अकबर ने उसे एक चादर थमाई और खुद पलंग पर लेट गए। चादर अकबर के कद से 1.5 बित्ता छोटी थी। अकबर ने उस दरबारी से कहा, यदि तुम मुझे इस चादर से पूरी तरह ढक दो तो मैं तुम्हें बीरबल का स्थान दे दूंगा। उस दरबारी ने चादर अकबर के शरीर पर खोली। चादर छोटी होने की वजह से कभी उससे अकबर का सिर ढकता तो पैर नहीं, और कभी पैर ढकता तो सिर नहीं। अंततः उस दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपना, चादर आपके शरीर से छोटी है। इससे आपका शरीर ढकना संभव नहीं है। अकबर ने उस दरबारी से कहा, आपने सही फरमाया। आप इसी कक्ष में रहें। अकबर ने कक्ष में लोगों के बैठने के लिए बनाए गए स्थान की ओर इशारा करते हुए उस दरबारी से कहा। दरबारी उस जगह पर जाकर बैठ गया। अकबर ने क्रमशः सभी दरबारियों को अपने कक्ष में बुलवाया और उस चादर से अपना शरीर पूरी तरह लपेट देने को कहा। लेकिन सभी दरबारियों ने वही बात कही कि चादर छोटी है। इससे बादशाह का पूरा शरीर ढक पाना असंभव है। अकबर के शयनकक्ष में वे तमाम दरबारी बैठे थे जो वहां बीरबल का स्थान पाने की कामना से आए थे और जिन्हें लगता था कि वे भी बादशाह को शासन प्रशासन की बातों में सलाह दे सकते हैं। बेवजह अकबर उनकी अवहेलना कर केवल बीरबल से सलाह मशवरा किया करते हैं। जब उस चादर से कोई भी दरबारी अकबर का शरीर ढांप नहीं सका, तब अकबर ने उनसे पूछा, तो अब आप सब यह मानते हैं न कि इस चादर से मेरा शरीर पूरी तरह ढका नहीं जा सकता? जी हाँ, जहांपना, यह असंभव है, दरबारियों ने विश्वासपूर्वक कहा। फिर अकबर ने उनमें से ही एक दरबारी को बीरबल को बुलाकर लाने को कहा। थोड़ी ही देर में बीरबल उस शयनकक्ष में मौजूद था। अकबर के कक्ष में दरबारियों का जमावड़ा देखकर बीरबल समझ गया कि जरूर ये दरबारी उसके विरुद्ध कोई चाल चल चुके हैं या चलने वाले हैं, क्योंकि बीरबल इन दरबारियों को अच्छी तरह जानता था कि ये सब उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तभी अकबर ने एक दरबारी से कहा, आप इन्हें चादर वाली समस्या बताइए। अकबर का आदेश मिलते ही उस दरबारी ने बीरबल से कहा, बादशाह के शरीर को इस चादर से इस प्रकार ढकना है कि उनके शरीर का कोई भी भाग बाहर निकला हुआ न हो। समस्या यह है कि चादर की लंबाई बादशाह के शरीर से 1.5 बित्ता छोटी है। ऐसा कहते हुए उस व्यक्ति ने बीरबल के हाथ में चादर दे दी। बीरबल ने चादर फैलाते हुए उस दरबारी से कहा, कोई बात नहीं, लंबाई ही छोटी है, चौड़ाई तो पर्याप्त है। इसमें बादशाह का पूरा शरीर अच्छी तरह ढक ही सकता है। और बीरबल ने अकबर के शरीर पर चादर फैलाई। फिर अकबर से कहा, वे अपने पांव सिकुड़ लें। पांव सिकुड़ने पर बीरबल ने उन्हें भली प्रकार चादर से लपेट दिया और अकबर से कहा, झापनाह ताते पांव पसारिए, जाती लंबी सौर, चादर छोटी है तो पांव सीधे न करना ही आपके लिए उचित है। इतना कहकर बीरबल भी उन दरबारियों के बीच आकर बैठ गया। अकबर थोड़ी देर तक शैया पर पड़े रहे, फिर शैया से उठकर बाहर आए और दरबारियों से कहा, अब तो आप लोग समझ चुके होंगे मेरी पसंदगी नापसंदगी या जरूरत का कारण।
दरबारियों ने अपना सिर झुका लिया और अकबर ने उन्हें अपने कक्ष से जाने के लिए कह दिया। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को भयभीत करने का मन बनाया और बहुत सोचने के बाद तय किया कि वह भयंकर चेहरा बनाकर और डाकुओं जैसा लिबास पहनकर बीरबल के घर जाएंगे और अचानक उसके सामने आकर उसे डराएंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि अपने स्वांग की वह कानो कान खबर नहीं होने देंगे। अपने राज्य में बहुरूपियों को जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जन करते हुए उन्होंने देखा था, इसलिए अपना रूप बदलने के लिए उन्होंने एक बहुरूपिये का सहारा लिया। उस बहुरूपिये ने बादशाह को एक खूंखार आदमी की शक्ल में बदल दिया। उस आदमी का चेहरा इतना बीभत्स था कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। बादशाह ने अपनी शक्ल आईने में देखी और जब विश्वास हो गया कि अब उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा तो संतुष्ट होकर अंधेरी रात में बीरबल के घर पहुंच गए और बीरबल के द्वार पर दस्तक दी। बीरबल ने द्वार खोला। उसके हाथ में मशाल थी, जिसकी रोशनी में उसने द्वार पर खड़े व्यक्ति का हाथ देखा। हाथ की उंगलियों में बादशाही अंगूठियां थीं। रात अंधेरी थी और तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण बीरबल मशाल के दूसरी ओर हाथ से हवा रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण द्वार पर दस्तक देने वाले का चेहरा देखने की बजाय बीरबल की नजर उसके जूतों पर गई। कीमती नगीनों और सोने चांदी के तारों के काम से अंधेरी रात में भी जूते से कौंधसी उठ रही थी। उसने अकबर के पांव में बरसों से यह जूता देख रखा था। बीरबल को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि द्वार पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं, स्वयं अकबर हैं, इसलिए उसने हर्षातिरेक में भावविह्वल होकर कहा, आइए जहांपनाह, आज इस गरीब की कुटिया धन्य हो गई। अकबर जैसे आसमान से गिरे। उनकी समझ में नहीं आया कि बीरबल ने उन्हें पहचान कैसे लिया। बीरबल उन्हें अपने कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठाया, फिर बादशाह के भयंकर चेहरे को देखा। अब वह यह समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर बादशाह को अपना रूप बदलकर इस तरह आने की क्या जरूरत थी, और आशंका भी मन के किसी कोने से उठी कि क्या बादशाह उसे फिर मूर्ख बनाने के इरादे से तो नहीं आए हैं। डरावना रूप बनाने का एक मकसद तो यही हो सकता है कि वे यह देखना चाहते हैं कि मैं इस तरह का रूप देखकर कैसे डरता हूं। अपनी तर्क बुद्धि से बादशाह के छद्म रूप का कारण जानने के प्रयास में जब बीरबल गंभीर हो गया, तब अकबर ने उससे पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम गंभीर क्यों हो गए? बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया, गंभीर नहीं जहांपनाह, विचार मग्न कहिए। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस राज्य में ऐसा कौन सा शख्स है जिसके डर से अकबर जैसे महान बादशाह को इतना निकृष्ट रूप धारण करना पड़ा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर को धक्का सा लगा। कहाँ तो वह बीरबल को डराने के लिए बीभत्स रूप बनवाकर आए थे, और कहाँ बीरबल की नजर में वे अपने ही स्वांग के कारण डरपोक प्रमाणित हो रहे थे। अंततः अकबर ने सच कह देना उचित समझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अपने राज्य में तुम्हें विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति माना जाता है। तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी तर्क बुद्धि की तारीफ करते हैं। मैंने यह रूप बनाकर तुम्हें डराने का प्रयास किया था, लेकिन तुम्हारी तर्क बुद्धि से मेरी वास्तविकता छुपी न रह सकी और तुमने मुझे सहजता से पहचान लिया। बादशाह की बात सुनकर बीरबल खामोश ही रहा। तब अकबर ने पुनः कहना शुरू किया, लेकिन बीरबल, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, आप जरा अपने हीरे जवाहरात के नगीनों से सजे जूते पर नजर डालें और अपनी उंगलियों में चमचमाती बादशाही अंगूठियों की ओर देखें। क्या अब भी किसी को यह समझने में भूल हो सकती है कि आप कौन हैं? अकबर ने उसी समय अपनी एक उंगली से एक अंगूठी निकालकर बीरबल की उंगली में डाल दी और कहा, सचमुच बीरबल, अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरी नजरों के सामने नहीं आया जिसमें तुम्हारी जैसी तीक्ष्ण
मेधा हो और उसके बाद बीरबल के कमरे में ही अपना स्वांग उतारकर अपने सामान्य रूप में अकबर वहां से महल लौट आए। बीरबल एक प्रकृति प्रेमी आदमी था। खुली हवा, पेड़ पौधों के बीच में ज्यादा समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। बादशाह अकबर के उद्यान उनका पसंदीदा जगह था, जहां वो ज्यादा समय घुमा करते थे। उस उद्यान का रखरखाव करने के लिए एक आदमी को रखा गया था। उसका नाम रामू था। वो बहुत अच्छा और मासूम आदमी था। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। कभी कभी बीरबल और रामू बगीचे में बैठ के पेड़ पौधों के बारे में भी बात किया करते थे। एक दिन बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि रामू परेशान होकर रो रहा है। बीरबल उसके पास जाकर परेशानी के कारण पूछे। रामू ने रोते हुए कहा, मैं शुरुआत से आज तक हमेशा मुझे मिला हुआ पैसों को मटके में भर के इसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे रखा करता हूँ, लेकिन आज जब देखा तो मटकी वहां नहीं है। रामू की बात सुनकर बीरबल उसे पूछे, तुम अपने पैसे को घर पर न रखकर यहाँ बगीचे में क्यों रखते थे? फिर रामू ने बोला, मैं तो घर से ज्यादा समय यहीं बगीचे बिताता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ अपने पैसों को रखूं तो यह मेरे नजर में रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। मुझे क्या पता था मेरे पैसे अचानक ऐसे चोरी हो जाएंगे। रामू को समझाते हुए बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे किसने चोरी की है उसे मैं पकड़कर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दिलाऊंगा। फिर बीरबल बादशाह अकबर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताया और उस पैसे चोरी करने वाला को पकड़ने का इजाजत मांगा। बादशाह से इजाजत मिलते ही बीरबल ने राज्यसभा में सारे राज कर्मचारियों को बुलाया। वो सभी को पूछताछ करने लगे। उन्होंने पूछा, क्या आप सभी में से किसी का तबीयत खराब था या फिर किसने कोई दवाई ली थी? उनके प्रश्न का जवाब देते हुए एक कर्मचारी ने बोला कि मुझे हल्का सा बुखार हुआ है और उसके लिए मेरी पत्नी अपने हाथों से एक दवाई बनाकर दे रही है, मैं उस दवाई को खा रहा हूं। उनके बात खत्म होने के बाद दूसरे कर्मचारी ने बोला कि मुझे कब्ज की बीमार है और उसके इलाज के लिए इस राज्य के एक वैद्य मुझे दवाई दे रहे हैं। इनके बात सुनकर बीरबल ने बोला, क्या बुलाने पर वो वैद्य यहाँ राज्यसभा में आएंगे? उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। कुछ समय बाद वैद्य जी राज्यसभा में आ पहुंच। उन्हें देखकर बीरबल ने उनसे पूछा, वैद्य जी, मुझे बहुत दिनों से कब्ज की बीमार है, क्या आप उसके इलाज के लिए मुझे कुछ दवाई देंगे? आपके दवाई के बारे में मंत्री जी से सुना था, शायद आपके दवाई से मेरा कब्ज सही हो जाएगा। मेरी दवाई से अगर आपका कब्ज ठीक हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वैद्य जी ने कहा। बीरबल उनसे पूछे कि आप इस दवाई को कैसे बनाते हो और इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या आप मुझे यह बता सकते हो? वैद्य ने कहा, आप पूछ रहे हो इसीलिए बता रहा हूँ, लेकिन हर किसी को मैं यह सब नहीं बताता। इस दवाई को बनाने के लिए एक स्वतंत्र पेड़ की जड़ चाहिए। बीरबल ने कहा, यह तो बड़ी दुविधा की बात होगी, अब इस स्वतंत्र पेड़ कहाँ मिलेगा? वैद्य जी ने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र पेड़ राज बगीचे में है, जिससे मैं आपके लिए दवाई बना दूंगा। उनके बातें सुनकर बीरबल ने कहा, वैद्य जी, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आपने गलती मान लीजिए और पेड़ के नीचे से लाया हुआ पैसा लौटा दीजिए। यह पैसा बगीचे में काम करने वाला रामू का है। वैद्य जी ने कहा, हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए, उस पेड़ के नीचे से जड़ लाते समय पैसों से भरा हुआ घड़ा देखकर मुझे लालच आ गया था, इसीलिए उस घड़े को मैं ले आया। इस काम के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वैद्य ने उस घड़े को बीरबल को वापस कर दिया, लेकिन वो उसमें से 10 सिक्का निकालकर वैद्य जी को दिया। क्यों उन्होंने झूठ न बोलकर अपना गुनाह को कबूल किया था और उस घड़े को रामू को दे दिया। बीरबल की न्यायोचित काम और बुद्धि को देखकर सब उनसे खुश होकर उनके वाहवाही की। अकबर बीरबल की कहानी से सीख, किसी और के चीजों में लालच करना गलत बात है।
एक दिन की बात है, राज्यसभा में बादशाह अकबर और बीरबल के समेत सभी राज्य कर्मचारी बैठे हुए थे। राज्यसभा में राज्य के साथ साथ प्रजाओं के समस्याओं के बारे में कार्रवाई हो रही थी। इसी समय वहां एक आदमी हाथ में एक मिट्टी के घड़ा लेते हुए आया। सबकी नजर उस घड़े पर पड़ी। उसे देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, यह घड़ा यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या है इसमें? बादशाह के सवाल का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं इस मिट्टी के घड़े में चीनी और रेत को मिलाकर लाया हूँ। फिर बादशाह उसको पूछे, लेकिन यह सब मिलाकर यहाँ क्यों लाए हो? माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं यह सब बीरबल के लिए लाया हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। उस आदमी ने कहा कि मैं बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना हूँ। आज मैं उनकी बुद्धिमानी की इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इस बात को साबित करने के लिए बीरबल को चीनी और रेत अलग अलग करना होगा। उस आदमी की यह बातें सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए सब लोग सोच में पड़ गए। वो सब बात करने लगे कि भला रेत से चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है। लेकिन बीरबल तो बहुत चालाक है, वो उस आदमी की बात में राजी हो गए। रेत और चीनी मिलाकर रखा गया मिट्टी के घड़े को अपने साथ लेकर बीरबल राज बगीचे की ओर चले। उनके पीछे उस आदमी के साथ साथ बाकी सब लोग भी चलने लगे। वो सब सोचने लगे कि बीरबल इस घड़े को लेकर कहाँ जा रहे हैं और वो ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे रेत और चीनी दोनों अलग अलग हो जाएगी और बीरबल की बुद्धिमानी भी साबित हो जाएगी। वहां राज बगीचे में एक आम का पेड़ था। बीरबल उसके पास गए और मिला हुआ चीनी और रेत को उस पेड़ की चारों तरफ बिछाने लगे। यह सब देखकर उस आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह करने से क्या होगा? बीरबल ने जवाब में कहा, तुम जरा सब्र करो, क्या होगा यह तुम्हें कल सुबह पता चलेगा। अगले दिन सुबह सब उस आम की पेड़ के पास चले। सबने देखा कि वहां सिर्फ रेत पड़ा है। यह देखते ही उस आदमी के साथ साथ बाकी सबने ने बीरबल से पूछा, यहाँ तो सिर्फ रेत पड़ा है, लेकिन चीनी कहाँ गया और यह सब कैसे हुआ? बीरबल ने बोला, रेत में मिला हुआ चीनी को चींटियां ले गए। चीनी को पाने के लिए तुम्हें चींटियों के बिल तक जाना होगा। रेत से चीनी को अलग करना मेरा काम था, जो कि मैंने कर दिया। बीरबल की यह चालाकी काम को देखकर वो आदमी हैरान हो गया और बादशाह अकबर के साथ साथ बाकी सब लोग खुश हो गए। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाना और नीचा दिखाने की चेष्टा करना सही बात नहीं है। एक बार अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे, तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम किसी एक आदमी के बारे में बता सकते हो जो 3 अलग अलग बोली बोल सकता हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप मुझे किसी भी आदमी से मिलवा दीजिए। मुझे पता है कि कब वह तोते की बोली बोलेगा, अब वह शेर की बोली बोलेगा और जब मैं चाहूंगा तो वह गधे की बोली भी बोलने में देर न लगाएगा। बादशाह उनकी यह बात सुन हैरत में पड़ गए। बोले, जिस आदमी को मैं बताऊंगा उससे ही तुम 3 अलग अलग बोली निकलवा दोगे? यह तो असंभव है। बीरबल इस बार बीरबल बोले, महाराज, मेरी एक शर्त है कि मैं आपको यह प्रयोग दिखा तो दूंगा, पर आपको भी यह भरोसा देना होगा कि आप उस आदमी को कोई सजा नहीं देंगे, क्योंकि वो जो भी करेगा वह हम दोनों की मर्जी से कर रहा होगा। बादशाह ने इस बात में हामी भर दी, लेकिन इस बार उन्होंने बीरबल को गलत साबित करने की ठानी। अगले दिन बादशाह अकबर के महल में उनका शाही हज्जाम उनकी दाढ़ी और बाल बनाने आया। हज्जाम बहुत ही सीधा और सरल दिखाई पड़ता था। वह जितना पूछते उतना ही जवाब देता था और शर्मीला था। राजा ने सोचा, यह नीरस आदमी को बीरबल को सौंपता हूँ और देखता हूँ कि कैसे वह इससे 3 अलग अलग बोली बुलवाता है। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलावा भेजा। अगले दिन बीरबल राजा से मिलने दरबार में पहुंचे और बीरबल को इशारे से बताकर हज्जाम से 3 अलग अलग बोली निकलवाने का हुक्म दिया। बीरबल बड़ा चतुर था। उसने हज्जाम को अपने बाल बनाने के लिए बुलाया
उससे खूब बातें की और हज्जाम भी इतने बड़े मंत्री से बात करके खुश हुआ। बीरबल ने काम खत्म होने पर उसे मेहनताना और खाना दिया और थोड़ी मात्रा में शराब पिला दी। हल्के नशे की हालत में बीरबल ने हज्जाम को कहा कि अब उसे बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। हज्जाम को लगा कि उसे दारू पीकर आया जानकर बादशाह उसे सजा दे सकता है, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बीरबल से ऐसा न करने की विनती करने लगा। बादशाह को बीरबल ने यह दृश्य दिखाकर बोले, 3 अलग अलग बोली में यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की बोली है। उसके बाद बीरबल ने वहीं हज्जाम को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह पूरी तरह नशे में था। पूरी तरह नशे में आने के बाद हज्जाम बोला, बादशाह नगर के बादशाह हैं, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ और कर दीजिए मुझे उनके सामने हाजिर, मैं अब तैयार हूँ। बीरबल हंसकर बोले कि हुजूर, 3 अलग अलग बोली में अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की बोली है। अब फिर से बीरबल ने बातें करते करते उस हज्जाम को एक बोतल और शराब और पिला दी। इतनी शराब पीने के बाद वह आदमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया और हाथ पांव हवा में लहराते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले, हुजूर, 3 अलग अलग बोली में अब यह जो बोल रहा है वह गधे की बोली है। अकबर पूरा मामला अपने सामने हुए पूरे दृश्य को देख खूब खुश हुए और बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और मनोरंजन के साथ उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। हज्जाम अपने किए पर शर्मिंदा हुआ, लेकिन बीरबल और बादशाह ने उसे भी इनाम से नवाजा। बहुत समय पहले बीरबल ने प्रार्थना करके यह वचन लिया था कि जब कभी मेरा कोई अपराध हो जाए तो उसका वही न्याय पंच करे जिसे मैं खुद चुनूं। बादशाह ने बीरबल की यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें वचन दे दिया था। अपने वायदे के पक्के थे, इसलिए बीरबल की प्रार्थना की शुरुआत के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। अचानक एक दिन बीरबल से एक अपराध हो गया। बादशाह ने दंड देने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने जो मुकर्रर किया है उसके दंड को जरूर देखो। तब बीरबल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बादशाह को अपने भी दिए वचन का स्मरण दिलाया। बादशाह की ओर से 5 क्षुद्रों को लेकर पंच बादशाह को आश्चर्य हुआ, यह क्षुद्र क्या न्याय करेंगे। खैर, उन 5 शूद्रों को बीरबल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझाई गई और न्याय करने का आदेश दिया गया। ऐसा सम्मान देने वाले क्षुद्रों को बहुत खुशी हुई, साथ ही उनमें प्रतिहिंसा की भावना भी जाग उठी। पंचों ने कहा कि बीरबल ने कई बार अपने अभिलक्षणों में कई बार अपने अवतार लेने का यह सुदर्शन अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी दंड व्यवस्था की व्यवस्था में बीरबल को अच्छा सबक मिलना चाहिए ताकि भविष्य में वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का साहस न करे। उन 5 में से पहला बोला, भाइयों, बीरबल का अपराध तो बहुत बड़ा है, इसलिए 105 रुपया कमाना चाहिए। इतनी बड़ी पौराणिक कथा की कल्पना करके दूसरे पंच शहर उठाने सोचा कि बीरबल के बाल बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उसका घर बार चौपट हो जाएगा। यह अमीरजादी सिर्फ 100 रुपए करने का प्रस्ताव रखा। तीसरे पंच को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब चौथे पंच की बारी आई। उन्होंने अब तक के सभी मसालों का विरोध किया और कहा कि इतनी कीमतें तो बहुत ज्यादा हैं और इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा कमी होनी चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का 5वें ने समर्थन किया और थोड़ी देर की बहस के बाद बीरबल पर 50 रुपए की कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा नहीं है। और इस प्रार्थना से प्रार्थना की गई कि इसके समर्थकों में कोई सहमति न रहे। इसके बाद 5 क्षुद्र पंच बादशाह से विदा लेकर चले गए। बादशाह ने समझा कि बहुत सोच समझकर बड़ी बुद्धि से बीरबल ने शूद्रों को अपना पंच चुना था। बादशाहों की नजरों में 50 रुपए की कमी कुछ नहीं थी,
लेकिन क्षुद्रों की और हालात का ख्याल करके कि साल भर तक जी जान से मेहनत करनी पड़ी, बाद में भी वे 20 से 25 रुपए नहीं बचा सके, इसलिए उनकी नज़र में 50 रुपए बहुत ही बड़े पैसे हैं। बुरे दिन की भावना से भर उठे, साथ ही बीरबल की चतुराई की मन ही मन तारीफ करने लगे। बादशाह बीरबल को फैसला सुनाने ही जा रहे थे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते उन्होंने बीरबल को सजा से मुक्त कर दिया। बीरबल को सबसे पहले ही आश्चर्य हुआ था कि यह गरीब जातियां इतनी अधिक रुपया नहीं बचाती थीं, जो बहुत अधिक आर्थिक रूप से कमजोर कर देती थीं, और भी यही होती थीं। अकबर बीरबल हिंदी कहानी। इसी कारण बीरबल ने अपने न्याय के लिए शूद्रों को ही पंच बनाया था। उनका उद्देश्य यह भी था कि इस तरह से बादशाह को निम्न जाति की गरीबी का भी पता लगाया जा सके। बीरबल को बरसात के मौसम से गहरा लगाव था। अकबर को भी बरसात के दिन अच्छे लगते थे। बरसात की चर्चा दोनों अलमस्ती में करते। कभी बातचीत में अकबर ने बीरबल से कहा था कि साल भर में बरसात के दिन ही ऐसे दिन हैं जिन्हें भरपूर जिया जा सकता है। बीरबल के ज़हन में यह बात बैठ गई थी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों में पलक झपकते ही गणित के रोजमर्रे के सवाल हल कर लेने की होड़ लगी हुई थी। बीरबल ने अपने को इस होड़ से बाहर रखा था। वह अपने आसन पर कुछ इस भाव में बैठा था मानो दरबार में हो रही चर्चाओं से उसे कुछ लेना देना ही न हो। अकबर ने एक दो बार बीरबल की ओर कुछ इस भरोसे से देखा कि वह कुछ बोलेगा, मगर बीरबल ने उनकी भी अनदेखी कर दी। अंततः अकबर ने ही बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ, 12 में से 4 गए तो बाकी कितने बचे? बीरबल ने जवाब दिया, बाकी क्या बचेगा जहांपना, खाक। क्यों, क्या कुछ बचेगा ही नहीं? अकबर ने पूछा। उस समय सभी दरबारी बीरबल के जवाब से सन्नाटे में आ गए थे। बीरबल ने जवाब दिया, कैसे कुछ बचेगा जहांपना, वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनमें 4 ही माह बरसात के हैं। ये 4 माह गए तो वर्ष भर में बचा ही क्या रहा? बीरबल की बात सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए और फिर पूछा, अच्छा अब यह बताओ कि 27 में से 9 गए तब क्या बचे जहांपना? इस घटत से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं, बीरबल ने कहा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम्हारा गणित बहुत अस्पष्ट है, जरा समझा भी दो कि कैसे कुछ हासिल नहीं बचेगा। बीरबल ने कहा, जहांपना वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से 9 नक्षत्र बरसात के हैं। यदि वर्ष के 27 नक्षत्रों में से 9 नक्षत्र निकल जाए तो जो बचेगा उससे हासिल ही क्या है? बरसात के नक्षत्रों के कारण ही तो बारिश होती है, खेत में फसलें लहलहाती हैं और चारों ओर खुशहाली आती है। बीरबल के तर्कपूर्ण उत्तर सुनकर अकबर संतुष्ट हुए, जबकि दरबारी आपस में खुसुर फुसुर करते हुए बीरबल के उत्तरों में मीनमेख निकालने लगे। एक दिन बात करते हुए बादशाह अकबर के दिमाग में एक सवाल आया तो वो बीरबल से पूछे कि वो कौन सी चीज है जो कि दुनिया में सबसे जरूरी और कीमती है। दुनिया में सबसे जरूरतमंद और महत्वपूर्ण चीज है इंसान का खुद के ऊपर आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि बीरबल की इस बात को वो किसी न किसी दिन आजमाएंगे और देखेंगे कि बीरबल इस बात को साबित कर पाते हैं कि नहीं। देखते देखते कुछ दिन बीत गया। ऐसे ही एक दिन जंगल की एक हाथी राज्य में घुस गया है और वो किसी के काबू में नहीं आ रहा है। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो एक पागल हाथी है। राज्य के कर्मचारियों ने उस हाथी को बेड़ियों में बांध के पकड़ कर रखे थे। बादशाह अकबर को इसके बारे में पता चलते ही उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिया कि अगर तुम्हें इसी रास्ते से बीरबल आता हुआ देखे
तब इस हाथी को बेड़ियों से मुक्त करके उनके सामने छोड़ देना। यह बात सुनकर कर्मचारी चिंतित हो गए, पर वो बादशाह की आदेश को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए जैसे ही उन्होंने बीरबल को रास्ते में आते हुए देखा तो उस बेकाबू हाथी को उनके सामने छोड़ दिया। बीरबल को इस बात के बारे में पता नहीं था, तभी उनके नजर चीखते हुए सामने से आने वाली हाथी पर पड़ी। यह देखकर वो घबरा गए, क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इतने में उनको सामने से एक कुत्ता दिखाई दिया। उन्होंने अपनी चालक दिमाग लगाया और उस कुत्ते को उठाकर हाथी के ऊपर की तरफ फेंक दिया। कुत्ते की चिल्लाने की आवाज सुनकर हाथी ने अपना रास्ता बदल दिया। कुछ देर बाद बादशाह अकबर को बीरबल के इस काम के बारे में पता चला। यह सब देख सुनकर वो समझ गए कि आत्मविश्वास ही दुनिया की सबसे कीमती और बड़ी चीज है। कहानी से सीख, इंसान के पास अगर आत्मविश्वास और उम्मीद हो तो वह किसी भी परेशानियों से खुद को बचा सकता। अकबर की शाही सेना हर तरह से समर्थ सेना थी। अकबर पर जब अपने साम्राज्य विस्तार का नशा छाया हुआ था तब वे स्वयं सेना का निरीक्षण किया करते थे। जवानों की मुस्तैदी, उनकी चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए उनसे तरह तरह के व्यायाम करवाते। स्वयं भी उनकी कसरत में शामिल होते। अपने सैनिकों को उनके व्यक्तिगत नामों से पुकारते। उन्हें मौजमस्ती के लिए भी समय देते। एक दिन अकबर को विचार आया कि यदि सभी सैनिकों के लिए लोहे के धागों से निर्मित जिरह बख्तर पहनने को दिए जाएं, तो युद्ध के समय हमारे सैनिक अधिक सुरक्षित रहेंगे। और अपने इस विचार को साकार करने के लिए अकबर ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी, बख्तर बनाने की कला में माहिर जितने भी कारीगर हैं, वे बादशाह से शीघ्र संपर्क करें। इस मुनादी को सुनकर एक लोहार बादशाह के पास आया और बादशाह से कहा, वह जिरह बख्तर बनाना जानता है मगर गरीब है, इसलिए यदि उसे जिरह बख्तर बनाने का सामान मिल जाए तब ही वह बना सकेगा। अकबर ने उससे कहा, कारीगर, तुम्हें जिरह बख्तर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत हो तुम अपनी पसंद से खरीद लाओ। पैसे तुम्हें जब भी चाहिए और जितने भी चाहिए राजकोष से मिल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था मैं करा देता हूं। कारीगर ने राजकोष से पैसे लेकर जिरह बख्तर निर्माण के काम आने वाली चीजें खरीद लीं और मनोयोग से जुट गया जिरह बख्तर बनाने में। बादशाह के लिए जिरह बख्तर बनाते समय उसने अपनी कला का भरपूर प्रयोग किया। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद जिरह बख्तर बनकर तैयार हो गया। अपने इस निर्माण को हर तरह से उलट पुलट कर कारीगर ने देखा और वह पूरी तरह से संतुष्ट हुआ कि ऐसा जिरह बख्तर पहले कभी नहीं बना। यह पहनने वाले को खूबसूरती भी प्रदान करेगा और शत्रुओं के वार से बचाएगा भी। पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद वह कारीगर जिरह बख्तर दिखाने के लिए बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने जिरह बख्तर अपने कक्ष में सज्जा के रूप में खड़ी कांसे की एक प्रतिमा को पहनाई और उसे देखा। जिरह बख्तर वाकई बहुत सुंदर बना था। अकबर ने इस निर्माण की मन ही मन तारीफ की। अचानक अकबर के मन में विचार आया कि जिरह बख्तर सुंदर तो है मगर यह मजबूत है या नहीं, यह भी तो देखना चाहिए। जिरह बख्तर का इस्तेमाल तो युद्ध भूमि में होना है, जहां सुंदरता गौण होती है और मजबूती आवश्यक। जिरह बख्तर की मजबूती देखने के लिए अकबर ने म्यान से अपनी तलवार निकाली और एक भरपूर वार कांसे की प्रतिमा की गर्दन पर कर दिया। झन की आवाज के साथ जिरह बख्तर प्रहार के स्थान पर कट गया। अकबर ने कारीगर को कटा जिरह बख्तर दिखाते हुए कहा, कारीगर, तुमने जो जिरह बख्तर बनाया है वह खूबसूरत तो है मगर मजबूत नहीं देखा न तुमने कि यह तलवार का एक प्रहार भी नहीं झेल पाया। हमें तो ऐसा जिरह बख्तर चाहिए जो तलवार के प्रहार से सैनिकों की रक्षा करे, उन्हें घाव न लगने दे। जाओ, जिरह बख्तर में क्या सुधार करना है सोचो और यथाशीघ्र ऐसा ही जिरह बख्तर बनाकर दिखाओ। बेचारा कारीगर कभी कांसे की मूर्ति को पहनाए गए जिरह बख्तर को देखता तो कभी बादशाह की तलवार को।
वह कहना चाह रहा था कि बादशाह सलामत, आपने यह जिरह बख्तर कांसे की प्रतिमा को पहनाई है, जबकि इसका निर्माण हाड़मास के इंसान के लिए हुआ है। आपने कांसे की प्रतिमा को बख्तर पहनाकर तलवार का प्रहार किया है, जिससे इस प्रहार का प्रतिरोध कांसे की प्रतिमा ने किया है, हाड़मास के पुतले ने नहीं। मगर बादशाह के सामने वह अपना मुंह नहीं खोल पाया और वह निराश कदमों से अपना जिरह बख्तर लिए अकबर के पास से लौटने लगा। जिस समय लोहार अकबर के पास से निराश लौट रहा था, उस समय बीरबल भी किसी काम से अकबर से मिलने जा रहा था। उसने निराश लोहार को अकबर के पास से लौटता देखा तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इस लोहार से अकबर को क्या काम था और यह वहां से निराश क्यों लौट रहा है। उसने लोहार को रोककर पूछा, क्या बात है भाई, तुम कौन हो और इतने निराश क्यों दिख रहे हो? हुजूर, मैं एक लोहार हूं। बादशाह ने मुझे जिरह बख्तर बनाने का काम सौंपा है। मैंने अपनी कला और हुनर का यथासंभव उपयोग कर यह जिरह बख्तर बनाया, जो सुंदर भी है और मजबूत भी। बादशाह ने यह जिरह बख्तर एक कांसे की प्रतिमा को पहनाकर तलवार का वार कर इसकी मजबूती परखी। कांसे को आधार बनाकर जब लोहे की चादर पर वैसा प्रहार किया जाएगा, तब लोहे की चादर भी कट जाएगी। यह तो लोहे के धागों से पिरोया गया बख्तर है। इसका निर्माण तो मनुष्य के पहनने के लिए किया गया है। अब बादशाह ने मुझे दूसरा बख्तर बनाकर लाने को कहा है। यदि उस बख्तर को भी बादशाह इसी तरह आजमाएंगे, तब उसका भी यही हश्र होगा। इसीलिए मैं चिंतित हूं। कैसे झंझट में पड़ गया। बीरबल को लोहार की समस्या समझ में आ गई। उसने लोहार से कहा, अब चिंता मत करो भाई, तुम जाकर दूसरा बख्तर तैयार कर लो और जब बादशाह उसे कांसे की प्रतिमा पर आजमाने लगे, तब उनसे कहना कि तुम स्वयं इस जिरह बख्तर को पहनकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि रणभूमि में इसे कोई हाड़मांस का सैनिक ही पहनेगा और जब बादशाह समस्या हल हो जाएगी। कर लिया और उसे लेकर अकबर के पास आया। प्रहार करने लगे तो तुम चीखकर उस प्रतिकार का प्रतिरोध करना। तुम्हारी लोहार को बीरबल की बातों से थोड़ी तसल्ली हुई कि समस्या का समाधान हो सकता है और वह बादशाह को तसल्लीबख्श काम देकर संतुष्ट भी कर सकता है। इस तरह बड़े आत्मविश्वास के साथ लोहार अपने घर लौटा और एक दूसरा जिरह बख्तर तैयार करने में वह पूरी तन्मयता से जुट गया। 2-3 दिनों में ही उसने दूसरी जिरह बख्तर तैयार। जिरह बख्तर देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। इस बार जिरह बख्तर पहले से भी अच्छा बना था। जब अकबर जिरह बख्तर के निर्माण की जांच कर चुके, तब उसकी मजबूती की परख के लिए वह उसे कांसे की प्रतिमा को पहनाने लगे। लोहार इसी पल के इंतजार में था। उसने उसी क्षण अकबर को टोका, जहांपना, आप इस जिरह बख्तर को मुझे पहनने दें। जब मैं इसे पहनकर आपके सामने खड़ा हो जाऊं, तब आप इस पर प्रहार करें, क्योंकि युद्धभूमि में यह जिरह बख्तर कोई सैनिक ही पहनेगा जो कि हाड़मांस का पुतला होता है, कांसे का नहीं। अकबर को लोहार की बात तर्कसंगत लगी। उन्होंने लोहार की तरफ जिरह बख्तर बढ़ा दिया। लोहार ने जिरह बख्तर पहन ली और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने जिरह बख्तर की जांच के लिए जैसे ही तलवार उठाई कि लोहार ने चीखकर कहा, खबरदार। उसकी आवाज की उम्मीद अकबर को नहीं थी, इसलिए उनका ध्यान बंट गया और चौंक गए। उसके प्रहार में वैसी ताकत भी नहीं रही जैसी कि कांस्य प्रतिमा पर प्रहार करते समय थी। अकबर की तलवार जिरह बख्तर से टकरा गई और झन्न की एक आवाज हुई। अकबर ने लोहार पर क्रोध कर पूछा, तुमने मुझे खबरदार कहकर क्यों धमकाया? इसलिए जहांपनाह कि आप मुझ पर प्रहार करने जा रहे थे। यह जिरह बख्तर तो हाड़मांस का सैनिक ही पहनेगा और जब उस पर प्रहार होगा तो वह उसका विरोध भी करेगा ही।
ऐसा सोचकर ही मैंने आपको चेतावनी दी थी। मेरी दूसरी कोई मंशा नहीं थी, लोहार ने कहा। मगर लोहार की बातों से अकबर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इस लोहार को कारागार में डाल दो और कल दरबार में पेश करो। बेचारा लोहार गिड़ागिड़ाता रहा मगर सिपाही उसे घसीट कर ले गए। अकबर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन दरबार में लोहार की पेशी हुई। बादशाह ने यह मामला बीरबल के पास सुनवाई के लिए भेज दिया। लोहार पर आरोप था कि लोहार ने गरीब परवर शहंशाह हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी की है। बीरबल ने जब लोहार की तरफ देखा तो उसे याद हो आया कि वह पहले भी उससे मिल चुका है, जिरहबख्तर बनाने वाला लोहार। बीरबल ने लोहार से सारी बातें पूछीं। वह बेचारा इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी बीरबल ने जब उसे तसल्ली दी कि यदि उसने कोई गलती नहीं की है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, तब उसने सहमे अंदाज में सारी घटना बता दी। घटना सुन लेने के बाद बीरबल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोहार ने जो कुछ भी किया या कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि खबरदार कहकर चेतावनी दिए जाने से ही अकबर नाराज हुए, वह भी यह सोचकर कि ऐसा लोहार ने इसलिए किया कि जिरहबख्तर पर भरपूर प्रहार नहीं हो सके, जरूर जिरहबख्तर में कोई खोट होगा। और लोहार को साथ लेकर वह अकबर के कक्ष में चला आया। अकबर उस लोहार को देखकर बीरबल पर बिगड़ गए। तुम इस नामुराद को साथ लेकर मेरे पास क्यों आ गए? जहां पना इसने खबरदार कह के युद्धभूमि की प्रकृति के अनुरूप आचरण किया था, वह भी इसलिए कि जिरहबख्तर की जांच अधिक स्वाभाविक तरीके से हो जाए। जिरहबख्तर की मजबूती पर इसे कोई संदेह नहीं था। यदि इसे जिरहबख्तर के कट जाने का संदेह होता तो इसने कभी भी उसे पहनकर तलवार का प्रहार झेलने के लिए खुद को आगे नहीं किया होता, बीरबल ने कहा। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की बातों में सच्चाई है। उसने लोहार की तरफ देखा। भय से सहमा हुआ लोहे का यह कारीगर अपनी कला का नायाब नमूना पेश करने के बाद भी उनके सामने अपराधी की तरह खड़ा था। अकबर ने सोचा, मुनादी कराए जाने के बाद भी राज्य भर से केवल एक आदमी मिला है जिरहबख्तर बनाने के काम के लिए, और वह भी अब उनके आक्रोश के कारण हाथ से निकल जाएगा। जरूरत तो इस बात की है कि इस कारीगर की कला और लोग भी सीखें। यदि यह कारीगर भी उनके कोप का शिकार हो गया तो कोई क्यों प्रोत्साहित होगा कला सीखने के लिए? ऐसी कला जो पुरस्कृत नहीं दंडित करवाती हो, कौन सीखना चाहेगा? यह विचार आते ही अकबर तख्त से उठ गए और लोहार को गले से लगा लिया। उन्होंने लोहार से कहा, तुम्हारी चेतावनी को समझने में मुझसे भूल हो गई, लेकिन शुक्रिया बीरबल, तुमने अनर्थ होने से बचा लिया। ऐसा कहकर अकबर ने लोहार को इनाम दिया और उसे शाही सेना के लिए जिरहबख्तर बनाने का काम भी सौंप दिया। अकबर ने लोहार को विदा करते समय कहा, जिरहबख्तर का निर्माण बड़े पैमाने पर होना है, इसलिए तुम कुछ लोगों को अपने फन में माहिर भी करो कि यह काम गति के साथ हो सके। लोहार मुदित मन से अपने घर लौट आया।